हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स फिजियो द नर्व ऑफ लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ठीक है, तो फ्रैक्चर को डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल बोन। फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी को पढ़ा है, आपने इंडिविजुअल बोन को डिटेल में स्टडी किया है। तो फ्रैक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको बोन के बारे में कुछ बेसिक एनाटॉमी है जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी के साथ। क्लेविकल बोन को जैसा कि आप जानते हैं हम उसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, हम उसको कॉलर बोन भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें बोन की शेप के बारे में कि बोन है, ब्यूटी बोन है, कॉलर बोन है, तो उसका शेप कैसा है, तो आप देख सकते हैं क्लेविकल इज एस शेप्ड बोन। एस शेप की बोन है, मीडियल एंड कॉन्वेक्स एंड लेटरल एंड कॉनकेव। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि क्लेविकल बोन का शेप कैसा है, एस शेप का है। अब जैसे हमने बहुत सारी बोन्स को पढ़ा है, हर बोन के एंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, तो उसमें भी अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है शाफ्ट, जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। ठीक उसी तरह आप डायग्राम में देखेंगे कि जो क्लेविकल बोन है उसके भी एंड्स हैं। जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल एंड। आप इसको प्रॉक्सिमल एंड भी बोल सकते हो। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं लेटरल एंड। तो क्लेविकल बोन एस शेप की बोन है, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मीडियल एंड, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे लेटरल एंड। अब हम जब बोन को पाल्पेशन करते हैं, पाल्पेट करते हैं, तो यहाँ पे क्लेविकल को पाल्पेट करने का जो वे है वो है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। मतलब कि हम मीडियल से स्टार्ट करते हैं और लेटरल एंड तक उसको पाल्पेट करते हैं। तो आप जब क्लेविकल बोन को पाल्पेट करोगे तो मिडिल 1/3 जो पार्ट है बोन का वो कॉन्वेक्स अपीयरेंस में होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि जो लेटरल एंड है बोन का वो होता है कॉनकेव। तो अगर आपसे कोई पूछे वाइवा में कि बोन का अपीयरेंस कैसा है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जब मैं पाल्पेट करूंगा तो मीडियल 1/3 कॉन्वेक्स होगी, और लेटरल जब हम जाएंगे उसको पाल्पेट करते हुए तो लेटरली वो कैसी होगी, कॉनकेव होगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आगे मीडियली कैसी है, कॉन्वेक्स है, और लेटरली हम देखेंगे तो कैसी है, कॉनकेव है। नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइज हॉरिजॉन्टली। हमारी बॉडी में इकलौती एकमात्र क्लेविकल ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। बाकी जितनी भी बोन्स है वो सब वर्टिकली प्रेजेंट होती है। मीडियल एंड आर्टिकुलेट्स स्टर्नम। क्लेविकल बोन का जो मीडियल एंड है ये स्टर्नम बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और क्लेविकल बोन का जो लेटरल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ और जॉइंट बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसके अलावा कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए कि जो मीडियल एंड है जिसको हमने प्रॉक्सिमल एंड कहा, ये मीडियल एंड जो है वाइड होता है। कैसा होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है। जबकि जो लेटरल एंड है क्लेविकल बोन का वो कैसा होता है, थिन होता है। तो मीडियल एंड कैसा है, चौड़ा है, वाइड है, और लेटरल एंड कैसा है, थिन है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लेविकल forms an important stabilizer between the axial skeletal and appendicular skeletal। हमारी बॉडी में इकलौती एकमात्र क्लेविकल ऐसी बोन है जो हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल को एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करती है। मतलब अगर हम बोलें कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट में क्लासिफाई है, एपेंडिकुलर स्केलेटल और एक्सियल स्केलेटल। तो क्लेविकल बोन क्या कर रही है, एपेंडिकुलर स्केलेटल और एक्सियल स्केलेटल को कनेक्ट करने का काम कर रही है, उनको जोड़ने का काम करती है। बच्चों में क्लेविकल फ्रैक्चर्स हमको इजीली देखने को मिलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों में क्लेविकल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, बट इट ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूनाइट्स रैपिडली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर बच्चों में क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होता भी है
तो वो जो है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के यूनाइट हो जाता है, फ्रैक्चर जो है हील हो जाता है, उसको हील होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि क्लेविकल का जो फ्रैक्चर है ये बच्चों में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एल्डरली जो पीपल्स हैं उनमें भी कॉमनली देखने को मिलता है। मीडियल 1/3 प्रोटेक्ट द ब्रेकियल प्लेक्सिस, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, एक्सिलरी वेसल्स एंड सुपीरियर लंग। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये हमारी क्लेविकल है, ठीक है, ये हमारी क्लेविकल है और ये क्लेविकल का मीडियल एंड है, ठीक है, ये है क्लेविकल का लेटरल एंड। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो मीडियल 1/3 जो पार्ट है क्लेविकल का, यहां पर आप देख सकते हो कि बोन के जस्ट नीचे से यहाँ पे हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस निकल रहा है, यहाँ पे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, वेन्स है। तो ये कह रहे हैं कि बोन का जो मीडियल एंड का जो 1/3 पार्ट है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस को, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी को, हमारी सबक्लेवियन वेन्स को, एक्सिलरी नर्व को। ये पॉइंट यहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्लेविकल बोन है उसको भी फर्दर हमने तीन उसके सब डिवीजन किए हैं। एक मैंने आपको बताया कि बोन जो है मीडियल एंड, जो कि स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। एक हो गया बोन का लेटरल एंड, जिसको हमने डिस्टल पार्ट बोला, और ये लेटरल एंड एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। और इन मीडियल और लेटरल दोनों के एंड के बीच का जो पार्ट है, सेंटर पार्ट, उसको हम बोलेंगे मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मिडिल थर्ड कंस्टिट्यूट अ वीक एरिया टू फ्रैक्चर। जो अभी हमने डिस्कस करा कि बोन का जो सेंटर पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, वो सबसे वीकेस्ट पार्ट है फ्रैक्चर होने के लिए। मतलब अगर क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होता है तो मोस्ट कॉमन लोकेशन या मोस्ट कॉमन एरिया बोन का हम बोलेंगे मिडिल पार्ट, वहां से बोन जो है ब्रेक होती है, टूटती है, फ्रैक्चर होता है। Moreover, the middle third lacks reinforcement by muscles और ligament resulting in additional weakness। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको बोला कि जो सेंटर वाला पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, वो मोस्ट कॉमन एरिया है जहां से बोन ब्रेक होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जो मिडिल पार्ट है बोन का, यानी कि जो मीडियल एंड है, जो लेटरल एंड है, यहां पर मसल्स का अटैचमेंट भी है। तो मसल्स का अटैचमेंट होता है, लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, तो मीडियल एंड और लेटरल एंड को स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जो सेंटर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, यहां पर कोई मसल्स का अटैचमेंट नहीं है, कोई लिगामेंट का अटैचमेंट नहीं है। उसकी वजह से अनदर एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एरिया और ज्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मसल्स होती, यहाँ पे लिगामेंट होते, तो अगर फ्रैक्चर भी होता तो डिस्प्लेसमेंट होने से वो जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल्स है, जो लिगामेंट है, वो उसको प्रिवेंट करते हैं। तो कॉमनेस्ट पार्ट कौन सा है फ्रैक्चर होने का? मिडिल 1/3। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टल क्लेविकल कंटेन कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो हमारे सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करके यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। जो लेटरल एंड है वो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। हमने पढ़ा कि जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है ये डिस्टली प्रेजेंट होता है। जो लेटरल एंड है, डिस्टल पार्ट है, वहां पे प्रेजेंट होता है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। और इस कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट के दो पार्ट है, दो टाइप है। एक है ट्रेपेजॉइड पार्ट और एक है कोनोइड पार्ट। और इन लिगामेंट का काम क्या है कि ये वर्टिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। जब क्लेविकल का एक्सेसिव मूवमेंट होता है तो उस एक्सेसिव मूवमेंट को भी ये प्रिवेंट करते हैं। यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिस्टल जो पार्ट है क्लेविकल का वो प्रेजेंट होता है वहां पे कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जिसके दो टाइप है, दो पार्ट है, ट्रेपेजॉइड पार्ट और कोनोइड पार्ट। दे प्रोवाइड वर्टिकल स्टेबिलिटी टू एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी। क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, तो उसी मैकेनिज्म को या कॉज को हमने तीन अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया है। मोस्ट कॉमन कॉज,
सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज एंड थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन क्या है? फुश इंजुरी। फुश मीन्स फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। तो 80% केसेस में जब भी कभी क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। जब भी कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जब अपने मुंह के बल गिरता है या सामने से गिरता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को सामने की तरफ करता है। होता है ना ऐसा कि जब हम गिरने वाले होते हैं, हमको लगता है कि हम सामने से गिर रहे हैं, हमारे फेस पे इंजरी हो सकती है, तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथों को सामने की तरफ करते हैं। तो जब कोई पर्सन गिरता है, हाथों को सामने की तरफ करता है तो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या होता है कि जैसे ही वो गिरा, हाथ को सामने की तरफ किया, तो जो फोर्स है वो रिस्ट से एल्बो पे आता है, एल्बो से शोल्डर पे आता है, शोल्डर से जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है वहां पे आता है, और वहां से जो हमारी क्लेविकल का जो सेंटर पार्ट है, जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, वो वहां से बोन ब्रेक हो जाती है। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो रीजन है, मैकेनिज्म है फ्रैक्चर होने का, वो है फुश इंजुरी, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, डायरेक्ट फॉल ऑन शोल्डर। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट है या कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जो डायरेक्ट अपने शोल्डर के बल ही गिर जाए, डायरेक्ट ही शोल्डर पे लग जाए, तो उसकी वजह से भी क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन, डायरेक्ट ब्लो और ट्रोमा टू शोल्डर। हो सकता है कोई इंडिविजुअल जिसकी लड़ाई हो गई हो तो उसको किसी रॉड से, वुडन स्टिक से डायरेक्ट किसी ने शोल्डर पे हिट कर दिया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और डायरेक्ट शोल्डर पे हिट कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। तो तीन मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, सबसे पहले फुश, देन सेकेंड डायरेक्ट फॉल ऑन शोल्डर, देन थर्ड डायरेक्ट ब्लो और ट्रोमा टू शोल्डर। इसके अलावा रेयरली ऐसा होता है कि क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है सेकेंडरी टू मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सीजर। कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जिसको सीजर आते हैं। अब सीजर्स में क्या होता है कि मसल्स का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन जिसको सीजर आते हैं, मसल्स का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से भी क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। बट ऐसा रेयरली ही होता है, हमें इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिलते। देन सेकेंडरी टू मिनिमल ट्रॉमा ड्यू टू पैथोलॉजिकल बोन। जैसे हमने फ्रैक्चर पढ़ा था, फ्रैक्चर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन जिसको पहले से ही बोन से रिलेटेड कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो अगर कोई डिसीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, अब ऑलरेडी बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, वीक है, तो अगर मिनिमल ट्रॉमा होता है तो उसकी बोन जो है वीक, ब्रेक हो सकती है, बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। जो मैकेनिज्म पढ़ा उसी को थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर वन, फुश इंजुरी। कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन गिर रहा है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो हाथों को सामने की तरफ करेगा, ठीक है, तो उसकी क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। देन सेकंड, कोई पर्सन जो डायरेक्ट शोल्डर के बल गिर जाए तो क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है। एंड थर्ड नंबर पे, डायरेक्ट हिट हो जाए शोल्डर पे, किसी ने किसी को मार दिया या एक्सीडेंट हो गया और डायरेक्ट शोल्डर पे हिट हुआ, तो इसकी वजह से भी हमारी जो क्लेविकल बोन है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी क्लियर है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन मिड शाफ्ट फ्रैक्चर। मिड शाफ्ट मतलब बोन का सेंटर वाला पार्ट, मिडिल पार्ट। तो इन मिड शाफ्ट फ्रैक्चर, आउटर फ्रेगमेंट मीन्स lateral end is pulled down by the weight of the arm, and inner half means medial part of the bone is held up by the sternocleidomastoid muscle। तो यहां पर मैं आपको एक्सरे की हेल्प से इस पॉइंट को समझाना चाहता हूं। आप क्या कह रहे हैं वो, कि जब क्लेविकल बोन का फ्रैक्चर होता है तो अगर बोन सेंटर से फ्रैक्चर होती है, सेंटर पार्ट से टूटती है, ब्रेक होती है, मिडिल पार्ट से फ्रैक्चर होता है, तो जो लेटरल एंड है बोन का, फ्रैक्चर होने के बाद वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। किस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जो मीडियल एंड है क्लेविकल बोन का, वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जैसा कि आप एक्सरे में देख सकते हैं, बोन का फ्रैक्चर हुआ है सेंटर पार्ट से,
तो जो लेटरल एंड है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, और जो मीडियल एंड है वो ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। अब ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। तो रीजन ये है कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा मीडियल एंड है क्लेविकल का, इस मीडियल एंड पे एक मसल का अटैचमेंट होता है। उस मसल को हम बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो जब कभी बोन सेंटर वाले पार्ट से ब्रेक होती है तो मीडियल पार्ट पे जो मसल का अटैचमेंट है तो ब्रेक होगी, तो जो मसल्स है वो उसको अपनी तरफ ऊपर की तरफ जो है पुल कर लेती है। तो यही इसका रीजन है कि जब बोन सेंटर पार्ट से ब्रेक होगी तो यहां पर हमारी मसल्स का अटैचमेंट है, और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल क्या करेगी, मीडियल पार्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर लेगी, और जो लेटरल एंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो यहां पर एक्सरे में हमने वही डिस्कस किया कि लेटरल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मीडियल एंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अगर कोई पेशेंट है जिसका क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है और वो क्लिनिक पे आया है या डिपार्टमेंट में आया है या हॉस्पिटल में आया है, तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद द आर्म एडक्टेड across the chest and supported by contralateral hand to unload the injured shoulder। जब भी किसी पर्सन का क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा कि जो आर्म है, जो शोल्डर है, वो कैसा होगा, वो होगा एडक्टेड पोजीशन में। देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूं, ये मूवमेंट कौन सा है, शोल्डर को मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं, ये मूवमेंट कौन सा है, ये है एबडक्शन। तो जब क्लेविकल का फ्रैक्चर होगा तो शोल्डर कैसा होगा, आर्म कैसा होगा, एडक्टेड पोजीशन में होगा, ठीक है, अक्रॉस द चेस्ट। एंड जो कॉन्ट्रालेटरल हैंड है यानी कि जो नॉन अफेक्टेड हैंड है वो शोल्डर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इमेज में कि अगर मान लीजिए लेफ्ट क्लेविकल का फ्रैक्चर हुआ है तो आर्म कैसा है, एडक्टेड पोजीशन में है अक्रॉस द चेस्ट, और जो दूसरा कॉन्ट्रालेटरल हैंड है, जो अनअफेक्टेड हैंड है, वो उसको नीचे से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, अ केयरफुल न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। ये पॉइंट यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि मीडियल एंड जो है, तो मीडियल एंड का 1/3 जो पार्ट है बोन का, उसके जस्ट नीचे से ब्रेकियल प्लेक्सस भी निकल रहे हैं, सबक्लेवियन आर्टरी भी है, सबक्लेवियन वेन्स भी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ओपन फ्रैक्चर होता है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, सीवियर टाइप ऑफ ट्रॉमा होता है, तो ऐसी कंडीशन में चांसेस है कि जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस है, जो हमारी आर्टरीज है, वो डैमेज हो सकती है। तो अगर ओपन फ्रैक्चर है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है तो उस कंडीशन में न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन करना जरूरी है। वाइटल साइंस को चेक करना जरूरी है, पल्स को चेक करना जरूरी है, ब्लड प्रेशर को चेक करना जरूरी है, क्या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुई है, वो सब चेक करना, प्रॉपर असेसमेंट लेना जरूरी है। प्रोक्सिमल फ्रैक्चर एंड इज यूजुअली प्रोमिनेंट एंड मे टेंट द स्किन। क्या बोल रहे हैं, ये है क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोक्सिमल एंड है यानी कि जो मीडियल एंड होता है, वो मीडियल एंड कई बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर यूनाइट नहीं होता आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस, और बिफोर ट्रीटमेंट बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर होने के बाद जो मीडियल एंड है वो आपको एक बम्प की तरह दिखेगा, ऊपर की तरफ उभरा हुआ स्किन पे, जिसको हम बोलते हैं बम्प डिफॉर्मिटी और टेंट डिफॉर्मिटी। तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं फ्रैक्चर के, क्लेविकल फ्रैक्चर के, कि जब उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो आफ्टर ट्रीटमेंट 80% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो क्लेविकल बोन है वो प्रॉपरली हील नहीं होती, उनका जो अलाइनमेंट है, एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट में आपको इस तरह की डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है ट्रीटमेंट के बाद, या फिर जब फ्रैक्चर हुआ है तो उनका जो अपीयरेंस होगा जब वो क्लिनिक में आएंगे तो इस तरह का आपको जो है यहाँ पे डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफिकल्टी एलिवेटिंग द आर्म बियॉन्ड 60 डिग्री। ऑब्वियसली हमने फ्रैक्चर पढ़ा है, फ्रैक्चर के हमने साइन सिम्टम्स को पढ़े थे। मैंने क्या बताया था कि जब भी फ्रैक्चर होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा पेन होता है,
हेमेटोमा होता है, स्वेलिंग होती है, तो ऑब्वियसली फ्रैक्चर हुआ है, बोन टूटी है, पेशेंट को पेन हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जब भी वो कोई मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। तो बियॉन्ड 60 डिग्री अगर वो मूवमेंट करता है तो पेन और बढ़ेगा, और 60 डिग्री के अंदर भी अगर वो मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो भी उसका पेन इंक्रीज होगा। आप जब पाल्पेशन करेंगे तो आपको टेंडरनेस वहां पे देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली पेन आपको देखने को मिलेगा, समटाइम्स आपको स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, तो अब डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है या इस तरह का कोई केस आपके पास आता है और आपको डायग्नोसिस बनाना है तो आप क्या करवाएंगे? आपको एक्सरे करवाना है, आपको सीटी स्कैन करवाना है, या आपको एमआरआई करवानी है? क्या यूजफुल है, चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सरे, जब भी हम एक्सरे करवाते हैं तो उसके दो व्यूज हम लेते हैं, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और एक होता है लेटरल व्यू। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू आर जनरली सफिशिएंट टू confirm the presence of a clavicle fracture and the degree of fracture displacement। अगर कोई ऐसा केस आपके पास आता है तो आप पेशेंट का डिजिटल एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे से ही कंफर्म हो जाता है। 95% क्लेविकल फ्रैक्चर के ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आप डिजिटल एक्सरे करवाओ और आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। आपको दिख जाएगा कि कौन सी क्लेविकल का फ्रैक्चर है, राइट साइड की या लेफ्ट साइड की। फ्रैक्चर है तो किस टाइप का फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी दिख जाता है फ्रैक्चर में कि फ्रैक्चर में मिनिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। CT scan may be useful especially in proximal third fracture due to differentiate sternoclavicular dislocation from epiphyseal injury। Sometimes अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मीडियल एंड है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ आर्टिकुलेट करता है और जॉइंट बनाता है, जो लेटरल एंड है वो एक्रोमेन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है, जॉइंट बनाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्रैक्चर नहीं होता, जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है। और इस टाइप का अगर कंफ्यूजन है और आपको क्लियर करना है तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हो। सीटी स्कैन में 3D इमेज बनती है तो उससे आपका डायग्नोसिस बनाने में आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको एमआरआई करवाना है तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ओपन फ्रैक्चर है या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है या कोई सीवियर टाइप ऑफ ट्रॉमा या इंजुरी है और आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेकल प्लेक्सस का इंजुरी हो सकता है, आर्टरी डैमेज हो सकती है या कोई वेन डैमेज हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब कि फ्रैक्चर के साथ जो एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू है उनका भी अगर डैमेज हुआ है और कंफर्म करना है तो फिर उस कंडीशन में आप जो है एमआरआई करवा सकते हैं। ऑल राइट, सो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बेसिक एनाटॉमी को डिस्कस किया, हमने मैकेनिज्म ऑफ इंजरी को डिस्कस किया, साइन सिम्टम्स को डिस्कस किया और रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन को डिस्कस किया। अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है, जैसे क्लेविकल के फ्रैक्चर होता है तो उसका क्लासिफिकेशन, उसका ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। अगर आप लेक्चर को डिटेल में जो है लेना चाहते हैं, क्लास को डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप हमारी फिजियोथेरेपी की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।